ठीक है बेटा। अब सब बच्चे सिर्फ सुनेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं आपकी रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, आपको म्यूट कर रहा हूँ और जरा ध्यान दो। पहले तो बात आती है क्वेश्चन नंबर 11.7 में क्या कह रहा है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड क्रिस्टलाइजेस डिहाइड्रेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। पहले हम देखते हैं किसका एसिड डिहाइड्रेशन हमें करना है। जिसका एसिड डिहाइड्रेशन करना है वो है साइक्लोहेक्सेनॉल। वन पे ही लगा है मिथाइल, पहले जहां पर OH लगा है वहीं पे ही मिथाइल लगा है, तो यह साइक्लोहेक्सेनॉल वन मिथाइल वाला। अब इसका क्या करना है, मुझे पानी निकालना है। चलो जी निकालते हैं। पानी तो मैं तब निकालूंगा जब मुझे पता हो कि यहाँ पर अल्फा बीटा कौन है। आ जाओ, ये है आपका पहला कार्बन, ये अल्फा, इसके साथ वाला ये बीटा है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। ठीक है, अब कौन कौन से कैसे बीटा है उस पर ध्यान देंगे। ये वाला है प्राइमरी बीटा, सेकेंडरी बीटा, सेकेंडरी बीटा। बात को समझो, ये वाला है सेकेंडरी बीटा क्योंकि ये दो जगहों से गिरा, इधर से भी इधर से भी। ये वाला है सेकेंडरी बीटा, इधर से भी गिरा है इधर से भी गिरा है। और ऐसे ही ये वाला किसी से नहीं गिरा, ये प्राइमरी है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे बात करता हूं इसमें से पानी निकालने की। पानी निकालने पर मुझे दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये OH तो जाएगा और H लेके जाएगा। एक बार मैंने निकाला प्राइमरी का, प्राइमरी बीटा वाला माइनर होगा। क्यों? जब प्राइमरी बीटा में से जब हम प्राइमरी बीटा में से H निकालते हैं तो वहां पर बाय सेट जेफ रूल वो स्टेबिलिटी नहीं देता। दूसरी बात याद करो, भीड़ भाड़ जाओगे वो छोड़ेगा, एलिमिनेशन वो करेगा जहां भीड़ ज्यादा होगी। प्राइमरी में भीड़ ज्यादा होती है, सेकेंडरी भीड़ ज्यादा होती है, सेकेंडरी भीड़ ज्यादा होती है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब मैंने एक ये बनाया है, एक H कहां से निकला, एक H निकला यहां से, उसने बनाया सेकेंडरी। एक H निकला यहां से, उसने बनाया प्राइमरी। तो मैं कह रहा हूं सेकेंडरी वाला मेजर है, सेकेंडरी बीटा वाला मेजर है। अब बारी आती है ब्यूट वन ऑल। पहले मैं ब्यूटेन वन ऑल बनाना चाहता हूं। ये है आपका ब्यूटेन वन ऑल। ठीक, अगर मैं इस वन ऑल पे से पानी निकालूंगा तो हर हाल में ये यहां से ही लेके जाएगा। तो क्या मेजर और क्या माइनर, कोई और है ही नहीं। क्वेश्चन था प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द एसिड कैटलाइजेशन ऑफ गिवन कंपाउंड्स। पहला था जिसके अंदर दो जगह थी, दूसरा वाला जो था उसके पास एक ही जगह थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आया? ये जिसका क्वेश्चन था मैं आवाज खोल रहा हूं उससे पूछूंगा। ये आई थिंक क्वेश्चन था गौरी का। गौरी समझ आया ये वाला क्वेश्चन? यस सर। चलो सर ये था 11.7। हाँ जी बोलो बोलो सर, बोलो, एक सुनो डाउट मैं। था, हम नीचे वाले हाँ जी बोलो। सेकेंडरी कार्बन में से भी तो H रिमूव कर सकते थे। एच बगल वाले से रिमूव करेगा, लंदन जाएगा एच लेने, सर साथ वाले तो देखेगा। ये देख मैं बना के दिखा रहा हूँ, एक मिनट, एक एक करके पूछो बेटा। अच्छा ये वाला कह रही है, ये वाला? यस सर। दोनों में से कोई सा भी ले ले, नाम वही पड़ेगा, नाम यही पड़ेगा। यहां लगा डबल बॉन्ड या यहां लगा डबल बॉन्ड, नाम आएगा आएगा वन पे मिथाइल वन मिथाइल एक्स वन इन। चाहे तो यहां लगा ले डबल बॉन्ड, चाहे यहां लगा ले। ठीक है,
ओके ठीक है बेटा। सर। सर अब जो ब्यूटेन फनॉल वाला आपने कराया है ना, इसमें एनसीईआरटी का आंसर है कि ब्यूट टू इन आंसर में मिलेगा मेजर प्रोडक्ट। अरे ब्यूट टू इन क्यों बेटा, वो रीअरेंजमेंट कर रहा है, रीअरेंजमेंट इसमें नहीं लगेंगे। रीअरेंजमेंट पता क्या होता है, अब ये बनने के बाद वो क्या आएगा कि मैं यहां पर भी लगा सकता हूँ, इसका भी एच ले सकता हूँ, उसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। आखिरी 33वां क्वेश्चन आएगा ना, उससे पता चलेगा मैं रीअरेंजमेंट क्या होता है। रीअरेंजमेंट अभी आप मत करो, रीअरेंजमेंट के हिसाब से सेकेंडरी फिर वही। अब अच्छा एक बात बता, इन दोनों में से तेरे को क्या लग रहा है, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कौन ज्यादा घिरा हुआ है? नीचे वाला। इस वाले को देख, ये वही वाली बात हो गई जो अभी हमने करी थी, ये प्राइमरी है यस और ये दोनों ही सेकेंडरी है ना। यस सर। तो इसे रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीअरेंजमेंट। सर तो एग्जाम में चलो कौन सा लिख कर आएंगे? भाई यही लिखना पड़ेगा, अगर एनसीईआरटी ने जवाब दिया तो ये लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ ये टॉपिक ओके नहीं आना सर। चाहिए, अभी लेसन नंबर 12 में आएगी चीजें, रीअरेंजमेंट। ठीक है ओके सर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, ये था देखेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 11वां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 पर लगाओ मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन और वाई। क्या लग रहा है आपको, कौन देगा 1 पर मिथॉक्सी? सेकंड 1 पर मिथॉक्सी दोनों ही देंगे। हाँ 1 पर मिथॉक्सी का मतलब क्या है, पहले मैं 1 पर मिथॉक्सी का मतलब देखूं। 4 पर तो नाइट्रो लगेगा और 1 पर मिथॉक्सी, यही है ना, 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो। यस सर। बोलो। सार्थक सिंगल इस वक्त ज्वाइन कर रहा है या रीज्वाइन कर रहा है? अब मतलब बीच में नेटवर्क चला गया था, पता नहीं है कहीं, इसके बाद ही नहीं आ रही। सारे ध्यान दो, अब मुझे बनाना ये है, मैं क्या बनाऊं। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया यहां से NaCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा बेटा? NaBr। एक यहां से NaBr निकलेगा, तो क्या दोनों बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन कौन ज्यादा अच्छा बनाएगा ये पूछ रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, कि हमें ये चेक करना होता है कि जो आपका हैलाइड है ना वो प्राइमरी हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या आपका हैलाइड प्राइमरी हो तो ज्यादा अच्छा है? इसका हैलाइड कैसा है? सेकेंडरी। और इसका हैलाइड कैसा है? प्राइमरी। तो कौन ज्यादा अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा है। बनाएंगे दोनों, अच्छा कौन सा है? अच्छा अगर कोई आपसे पूछे कौन सा ज्यादा अच्छा हैलाइड है फॉर विलियमसन सिंथेसिस, टर्शरी हैलाइड सबसे बेकार, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। लेकिन मुझे अगर ऑप्शन में टर्शरी ही दिया ही ना जाए तो मैं किसकी बात करूंगा, प्राइमरी सेकेंडरी की। प्राइमरी सेकेंडरी में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी। प्राइमरी। बना? किसका डाउट था ये? मेरा था सर, गौरी। समझ आया? बना कंसेप्ट? यस सर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, वो है नेमिंग का, IUPAC नेमिंग का। पहले तो इस नाम को समझो, इस N का मतलब क्या है? नॉर्मल हेप्टेन, सीधी लाइन, यहां पर 6 कार्बन, C6H5O C7H15, ये मेन चेन है और ये बाहर है। क्या बोल सकता हूं मैं इसको? हेक्सॉक्सी फिनॉक्सी होगा ना सर? फिनॉक्सी, अच्छा हाँ बेंजीन है, सॉरी C6H5। C6H5 फिनॉक्सी, फिनॉक्सी हेप्टेन बोल सकता हूं? बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे भैया ये N क्यों है? नॉर्मल सीधी प्राइमरी के चेन, लिए क्यों? नॉर्मल मतलब सीधी चेन, प्राइमरी नहीं। प्राइमरी अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है।
जरूरी नहीं जो प्राइमरी है वो नॉर्मल ही हो। इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं 10.21 में। आगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक अल्कोहल। ये किसने पूछा है? पहला पार्ट तूने पूछा है बेटा आइसोमर बनाने। चल मैं बनवा देता हूं C5H12O को। आओ, एक्सरसाइज के थर्ड का C5H10O था ना बेटा? C5H10O, C5H12O। 12O। तो जरा देखो, क्या आप ये कह सकते हो कि भैया ये हो सकता है C5H11OH और ये हो सकता है C, और ये एक ईथर भी हो सकता है। ईथर कैसे कैसे होंगे वो देखेंगे। पहले तो मैं अल्कोहल बना दूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 1 OH। गलत लगे तो टोक देना। 1 2 3 4 5 5 OH। ये प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये लो टर्शरी भी आ गया। बोलो ठीक है गलत है? ठीक है सर। सही है सर। अब एक एक करके इनकी पोजीशन बदलो। प्राइमरी में मैंने OH कहां लगाया है? 1 पे, अब 2 पे, और अब 3 पे। तीनों के तीनों प्राइमरी है। ये सेकेंडरी हो गया और ये भी सेकेंडरी हो गया। मैंने 1 पर OH लगाया, 2 पर लगाया और 3 पर लगाया। क्या यहां पर लगाऊं तो काम चलेगा? नहीं। बात याद रखना, पोजीशन ये A है, ये B है, ये C है। अगर ये वाला A है तो ये फिर से A हो जाएगा। उधर से गिनो या इधर से गिनो, बात एक है। बोलो बात ठीक है गलत है? ठीक है सर। ठीक है सर। तो ये A B C तो बना दिया मैंने तीनों। अब इस वाले को देखो और इस वाले को देखो, देखो कॉपी हो गया। यस सर, सेम है। मिटो दो। अब इसको देखो, इसमें कहां कहां लग सकता है? एक जगह तो लगा दिया मैंने। क्या ये हो सकता है? एक दो तीन चार, हाँ हो सकता है। क्या ये हो सकता है? हाँ, 1 2 3 4 5 रह गया, 5 और। अब लगभग हो गए हैं। अगर इसके बाद भी कोई बचाओ तो देख लेना। और अगर आपको ईथर बनाने हो तो ईथर देखना, क्या ये ईथर है? बोलो। यस सर, इथर है। और ये ईथर में तो मुझे 2 ही दिख रहे हैं। एक में 1 और 3, एक में 2 और 3। अगर इसको 3 और 2 करूंगा तो फिर वही बात हो जाएगी। ठीक है भैया हाँ जी बेटा। ये ईथर क्यों बनेगा? इसमें साफ साफ लिखा है कि अल्कोहल्स। ईथर का अल्कोहल का एक फंक्शनल आइसोमर ईथर भी है बेटा। अल्कोहल और ईथर दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है बेटा। ठीक है भैया। तो ये बात माननी पड़ेगी कि अगर आपको कोई पूछे अल्कोहल के बनाओ आइसोमर तो आप ईथर भी बना के दोगे। ठीक ठीक है भैया। चलो, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो। While separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation, name the isomer which will steam volatile। आओ जरा पहले volatile का मतलब समझे, क्योंकि अभी हमने लेसन नंबर 2 में volatile पढ़ा। आ जाओ, volatile जो वेपर फेज में भी सॉल्युबल है, नॉन वोलेटाइल जो वेपर फेज में नहीं जाए, या नॉट सॉल्युबल। अब जरा ध्यान देना, यह है पानी और यह है आपका सॉल्यूट।
और ये इससे बहुत अच्छे से घुला हुआ है लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट में घुला है ना, तो वो वेपर स्टेट में नहीं जाएगा। वो क्यों घुलेगा? वो कहेगा मैं लिक्विड में खुश हूं, मैं नहीं जा रहा ऊपर। और जो लिक्विड स्टेट में घुला नहीं है वो वेपर स्टेट में जाएगा। ये बात समझ में आई? जो लिक्विड स्टेट में घुला है वो वेपर नहीं बनना चाहेगा, जो लिक्विड स्टेट में घुला नहीं है वो वेपर में जाकर घुलेगा, वो वेपराइज होना चाहेगा। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं। साक्षी बेटा माइक खुला है आपका? अब देखो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, while separating a mixture of ortho and para nitrophenol by steam distillation। ortho और para नाइट्रोफिनॉल, आ जाओ नाइट्रोफिनॉल समझते। सब बच्चे ध्यान दो, कौन सा वाला फिनॉल ज्यादा सॉल्युबल है और क्यों? पैरा ज्यादा सॉल्युबल है और पैरा क्या करता है? की वजह से बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर गलत जवाब, हाइड्रोजन सिमेट्री बॉन्डिंग। नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमेट्री तब काम करती है जब मेल्टिंग पॉइंट की बात हो। रीजन सही लेकिन जगह गलत होगी तो नंबर मिलेंगे 0। गधो, ये इंट्रा है, ये इंटर है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी, अगर इसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है पानी में इन लिक्विड फेज तो ये वेपर क्यों बनेगा? तो वेपर फेज में कौन सॉल्युबल होगा? ओ नाइट्रोफिनॉल। ये वेपर फेज में सॉल्युबल होगा। और वेपर फेज में सॉल्युबल को क्या कहते हैं? वोलेटाइल। पहले इस बात को बताओ, समझ में आया? फिर इसके बाद में एनसीईआरटी का पेज खोलूंगा। पहले इस बात को समझो, पूरा ये पेज पढ़ो। आ जाओ, अब जरा ध्यान दो एनसीईआरटी क्या कह रही है। और ये एक बारी पढ़ियो बेटा, क्या कह रहा है? The ortho and para isomers can be separated by steam distillation. O-nitrophenol is steam volatile due to intramolecular hydrogen bonding, while P-nitrophenol is less volatile due to intermolecular hydrogen bonding, which causes the association of molecules. वही बोला है। Yes, रीजन sir. समझ आया? रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं भैया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या करें? जिसकी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी होगी वो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा, जो पानी में ज्यादा सॉल्युबल होगा वो वेपराइज नहीं होगा। समझे? Yes, sir. अब जरा ध्यान दो, कहां से? क्वेश्चन नंबर 8. एक बार ये 15 क्वेश्चन देखो, मेरे को एक बार गौरव सर का फोन आ रहा है। क्या कहता है बेटा? एक्सप्लेन व्हाई इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। क्यों भैया, क्यों ऑर्थो पे लगा हुआ नाइट्रोफिनॉल ज्यादा एसिडिक है ऑर्थो पे लगे हुए मिथॉक्सीफिनॉल पे? ये किस बच्चे का क्वेश्चन है पहले मुझे ये बताओ। सर मेरा। अच्छा गौरी? यस सर। झापड़ मार ले पहले अपने। तुझे ये नहीं पता बेटा? सर पता है इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप होता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करैक्टर कम करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमेशा एसिडिक करैक्टर बढ़ाता है। अब बता क्या डाउट है तेरा? सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक करैक्टर डिक्रीज और इंक्रीज करते हैं, बट सर करते क्यों हैं? आई इफेक्ट, पॉजिटिव आई इफेक्ट और नेगेटिव आई इफेक्ट। इफेक्ट्स में बताया था बेटा, फिर सारी चीजें खोलनी पड़ जाएगी, चैप्टर कहीं का कहीं चला जाएगा। याद करो मैंने तुम्हें बेसिक बातों में बताया था ये। सर इसका वही रीजन होगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एच आयन छोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, अब चलूं? यस सर। अब मेरी बात सुनना जरा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप
अटैच टू द कार्बन बेंजीन रिंग एक्टिवेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें आपको क्या बताना है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ फिनॉल। ये मैंने आपको करवा रखा है, बोलो करवा रखा है कि नहीं करवा रखा? जी भैया। Yes, हम sir. भी वही आपको बताना, करा रखा है। वही बताना पूरा। क्वेश्चन नंबर 22, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू द मेथॉक्सीमीथेन। उसका रीजन है इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है? Intermolecular. बॉन्डिंग। Question number 25. Illustrate with an example the limitation of Williamson synthesis for the preparation of certain types of ethers. Williamson synthesis फेल हो जाती है जब हम टर्शरी हैलाइड से कोई ईथर बनाते हैं, और इसका आंसर है, इसका एग्जांपल है जो हमने एग्जांपल करा था 11.6। याद करो, पूरी की पूरी क्लास समझाई थी इसके लिए। Yes. टर्शरी हैलाइड जो होता है, टर्शरी हैलाइड आसानी से ईथर नहीं बना पाता, ठीक ठीक है। Yes, sir. जी भैया। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल हैलाइड ईथर, अराइल क्या होता है पहले समझो। सारे बच्चे एक बार बोर्ड इस पे ध्यान देंगे, नोटबुक पे। अराइल एल्काइल ईथर, ये है अराइल एल्काइल ईथर। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है, कौन सा था क्वेश्चन, ये रहा। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल एल्काइल ईथर द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या करना है, फिर वही Plus R 5 effect. डायग्राम बना के दिखाने रेजोनेंस के। किस तरीके से करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को देता है और फिर वो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब भी वो कहे ना कि बेंजीन फलाना फलाना तरीके से ऑर्थो और पैरा पे अटैक कैसे कराता है, मेटा पे अटैक कैसे कराता है, आपको कैसे लगता है कि जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करवाता है अपने ऊपर, आपको कैसे लगता है कि बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेचर का है, वगैरह वगैरह। तो सब चीजों में आपका जवाब क्या होगा, उसका मैकेनिज्म। Plus R. ठीक है, ये भैया कहा है ये क्वेश्चन, कौन सा था, 29। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, इट directs the incoming substituents to the ortho and para position in benzene ring। अच्छा, ये बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों अटैक करता है, क्योंकि वहां पर क्या बढ़ जाती है, Electron इलेक्ट्रॉन की density. डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और इनके आंसर स्क्रिप्टेड करके लिखना, मुझे चेक करवा लेना, वरना मैं इसके भी एक बना दूंगा एक वीडियो जिसमें सारे आंसर होंगे, जैसे उसमें बनाई थी वे ऑप्टिक्स में। रीजन बड़े कटते हैं आपके, ठीक है। अगला 32 पूछा है किसी ने, शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। ये बनाना है आपको किसी एल्कीन से। फर्स्ट पूछा है गौरी ने, और दो पार्ट पूछे थे, First and fourth. फर्स्ट और फोर्थ। पहला फर्स्ट देखो, क्या ये आपको एल्कीन लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। क्या ये वाला ये अल्कोहल बनाएगा, बना सकता है, लेकिन मुझे ये ज्यादा सही लग रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था सेकेंडरी ज्यादा अच्छा होता है, याद करो। Yes, sir. दूसरा ऐसे यहां पर देखना फोर्थ वाले को। अब ये किस किस एल्कीन से बन सकता है, एल्कीन को पानी देना मुझे, इसको हाथ नहीं लगाना, मुझे इसको हाथ लगाना है। या तो डबल बॉन्ड यहां हो सकता है, या डबल बॉन्ड यहां हो सकता है। नहीं, गलत लगा देंगे। इस OH को हटाऊंगा तो या तो वो इसके साथ या वो इसके साथ। अच्छा, मैंने ऊपर तो कार्बन नहीं देखा, हाँ, ठीक है। अब कौन सा आपको लग रहा है सेकेंडरी, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी अच्छा होगा, सेकेंडरी अच्छा होगा, Secondary. इसका। ये तनीषा का क्वेश्चन था, तनीषा बेटा समझ आया, यस सर। पक्का? यस सर। चलो, अब ये तो बात आ गई हमारे समझ में, और यहाँ हो जाते हैं आपके क्वेश्चन समाप्त। अगर आप 33rd क्वेश्चन देखोगे ना, ये रीअरेंजमेंट है। क्या है ये, रीअरेंजमेंट। जरा ध्यान देना, इसका पहले ये बना
CH3 CH, ये OH या तो ये वाला H लेके जाएगा या ये वाला H लेके जाएगा, ठीक है। वो ये वाला H लेकर गया और एक डबल बॉन्ड वाला ये बनाया, और फिर इस पे HBr का अटैक हो गया, ठीक है, और ये बन गया। यस सर। इसको ट्राई करना 33rd क्वेश्चन को, नहीं हो तो करा दूंगा। वैसे इसने हिंट में बता दिया है कि इसमें सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा सेकंड स्टेप में, फिर वो अपने आप को रीअरेंज करेगा। इसका मैकेनिज्म लिखने को बोला उसने, ठीक है। अब मेरी बात सुनेंगे सारे बच्चे। यहां पर इस वाले चैप्टर की प्रॉब्लम्स हो जाती है समाप्त।